मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, जो ट्रम्प का मेन मुद्दा है, 2 चीज़ों को लेके वो चाइना जा रहा है। चाइना से कोई बहुत बड़ी डील है, चाइना में कोई ग्लोबल पॉलिसी चेंज, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारी कहने की बात है। नया वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चाइना और अमेरिका का इनफैक्ट कन्फ्रंट्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और एक बार इनका युद्ध होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर मैंने कहा 3 ऑब्जेक्टिव है इसके जाने के। ही डज नॉट वांट चाइना टू गेट एक्टिवेटेड। अभी चाइना को वो चाहता है एक्टिवेट ना हो। वो चाहता है कि चाइना जो है अभी ताइवान एक्टिवेट ना करे, चाइना ईरान की मदद ना करे और ईरान को थोड़ा दबाए, और जो अभी कुछ चाइना को लारे लप्पे दे के, कुछ चीज दे के थोड़ा चाइना को ठंडा किया जाए। और ट्रम्प का मास्टर प्लान जो था, सुपर मास्टर प्लान, जो मैं आपको बिल्कुल खुलेआम टीवी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से कह चुका हूं, वो बिल्कुल आज पूरा हो गया। ट्रम्प का तीर निशाने पे लगा है। अब ये क्या था मास्टर प्लान, क्या तीर निशाने पे लगा, इस पर जरा बात करते। देखिए, अभी ईरान को दबाना है या ईरान को बदनाम करना है, कर लिया। क्योंकि शी जिनपिंग कह रहा मैं उनको हथियार नहीं बेचूंगा, शी जिनपिंग कह रहा मैं उनसे बात करूंगा, शी जिनपिंग कह रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुली होनी चाहिए, शी जिनपिंग कहना ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, शी जिनपिंग कह रहा कि वो जजिया नहीं ले सकते, और शी जिनपिंग कह रहा मैं उनको हथियार नहीं बेचूंगा। अगर मैं इन 6 चीजों का समावेश करूं जो फिलहाल ट्रम्प चाहता था शी जिनपिंग से, शी जिनपिंग मान रहा है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और एक्सपोर्ट्स पे चलती है, इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी नहीं है, बहुत हाईली लेवरेज इकोनॉमी है, तो शी जिनपिंग के पास ज्यादा ऑप्शन है। शी जिनपिंग भी अंदर से कमजोर हो चुका है, उसकी आर्मी दिन ब दिन पीएलए मजबूत होती जा रही है, वो कमजोर होता जा रहा है। शी जिनपिंग और शाहबाज एक ही नाव में सवार है, एक की नाव आगे तो दूसरे की थोड़ी पीछे है। शाहबाज काफी आगे, शी जिनपिंग काफी पीछे, पर दरिया एक ही तरफ जा रहा है। तो ये आप समझिए, ये कहानी चाइना की है। अब ट्रम्प ने बोला जी वो मुझसे 200 बड़े जहाज खरीदे इत्यादि इत्यादि, वो तो खैर नॉर्मल सी बात है, उसमें कहानी कुछ नहीं है। चाइना के पास दुनिया भर का बोइंग है, पीछे अमेरिका ने स्पेयर देने बंद कर दिए थे, स्पेयर देने कम कर दिए तो चाइना के दुनिया भर के जहाज ग्राउंड होने लगे थे। चाइना में एविएशन सेक्टर बूमिंग है, बड़ा देश है भारत की तरफ, बिना जहाजों के बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपसे बोइंग वापस खरीदते हैं, क्योंकि एआईडीएस के पास आप जाओगे, आज एयरबस के पास जाओगे, उनके पास 10 साल का काम, वो आपको जहाज नहीं दे पाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा बोइंग के पास। तो बोइंग का इन्होंने पेज टाइट किया था। तो शी जिनपिंग कह रहा था 150 जहाज, ट्रम्प ने कहा 200 जहाज, ताकि ट्रम्प को जाके कुछ बोलने को, पर बेसिकली कुछ बहुत बड़ा डील से निकला नहीं है, और उनके स्पेयर पे रेगुलेट हो जाएंगे। माइनस दैट कोई बहुत बड़ी डील नहीं, कोई बहुत ऐसी कोई चीज हो, रेयर अर्थ्स वगैरह, इस पर कोई भी बात नहीं है। कोई ऐसी चीज आपका कि सुन भाई ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग व्हिच हैज हैपेंड। अब निशाने पे तीर कैसे लगा, निशाने पे ऐसे लगा साहब। ट्रम्प कहता, ये ट्रम्प का कहना कोट अनकोट, चाइना हमसे तेल खरीद रहा है, चाइना इज बाइंग ऑयल, एलपीजी, एलएनजी या कोल फ्रॉम अस, चाइना इज बाइंग एनर्जी फ्रॉम अस। मैंने आपको कहा था ये सारा खेल ट्रम्प का है, अल्टीमेटली इंडिया और चाइना उससे तेल पानी खरीद ले। ये सबसे बड़े बायर हैं दुनिया के, इंडिया एंड चाइना द बिगेस्ट बायर्स। अगर ये लेने लगे डायरेक्टली अमेरिका से, तो पेट्रो डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेट्रो डॉलर को बचाने की जरूरत नहीं, पेट्रो डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो पॉलिटिकल इस्लाम को संरक्षण नहीं देना पड़ेगा। पॉलिटिकल इस्लाम को देख के आपको आंख बंद करनी नहीं पड़ेगी। दैट इज व्हाट द होल गेम इज। अब सोचिए, ये इंडिया है और ये चाइना है, नंबर 1 नंबर 2, ये दोनों चाह गए अमेरिका के पास, और दोनों डॉलरों में अमेरिका से तेल खरीद रहे। और अमेरिका ने आज फिर बोला वी आर पंपिंग मोर ऑयल एंड गैस एंड सऊदीज एंड रशियंस पुट टुगेदर। बाकी रशियन से खरीद रहे। जो ट्रम्प का मेन मुद्दा था, वेनेजुएला काटा, ईरान काटा, क्यों काटा? कि ट्रम्प को तेल, शी को तेल तो शी कहाँ जाएगा? शी को वहां जाना पड़ेगा जहां तेल मिलता है। तेल कहाँ मिलता है? तेल मिलता है आपके तेल मिलता है आपके अमेरिका के पास। तो अमेरिका के पास वो गया और तेल खरीदने की उसने व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी। समझे आप? तो इंडिया और चाइना जो दुनिया का लगभग आधे से ज्यादा तेल खरीदते, वो अमेरिका से तेल खरीदेंगे, और अमेरिका के पास दुनिया का करीब 60% तेल है। और वैसे ही वो कह रहा कि वेनेजुएला को मैं 51st स्टेट बनाऊंगा, अल्बर्टा पे भी उसकी नजर है, उसमें वहां 8 से 10% तेल हो रहा है। तो अगर उसके ट्रम्प के 3 निशाने पे लगे, करीब करीब 60 से 70% तेल वो कंट्रोल कर लेगा।
तो ये मैंने आपको कहा था, दिस इज व्हाट इट इज। और अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ा झटका है पॉलिटिकल इस्लाम को, ये बहुत बड़ा झटका है पेट्रो डॉलर को, ये बहुत बड़ा झटका है मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था को। जो मैं शुरू से प्रेडिक्ट करा था भाई, ये सारा खेल ही उसलिए, दिस व्हाट द होल गेम इज बीइंग प्लेड। बाकी छोड़िए क्या मिला क्या नहीं मिला, ताइवान पे क्या हुआ नहीं हुआ, वो हम कल डिकोड में बात कर चुके, रात को डिकोड में और बात करेंगे, डिटेल में करेंगे जियो पोलिटिकल जो हमारा शो है। बट मेन जो था, तीर निशाने पे कैसे लग गया, आप मेरे से तेल खरीद रहे हो, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड एंड आई हैव अचीव्ड माय ऑब्जेक्टिव। किसने सोचा था चाइना की इकोनॉमी जो जिसके लिए तेल जरूरी है वो तेल अमेरिका से खरीदेगा, और चाइना का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट जिससे चाइना की इकोनॉमी चलती है वो अमेरिका। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए मैं तुमसे तेल खरीदूंगा, उस तेल से माल बेचूंगा और वो तुम्हें बेचूंगा, उस तेल से माल बनाऊंगा और तुम्हें बेचूंगा। आप देखिए चाइना के आधे पर काट दिए, इससे आधे पर। तो ये बहुत बड़ा ट्रम्प का तीर निशाने पे लगा। बट देखिए चाइना क्या करता, चाइना भी छटपटाएगा, दाएं बाएं की कोशिश करेगा, पर विकल्प नहीं है, चाइना को लेना पड़ेगा। भारत को मैं पहले कह रहा हूँ, आप इराक को छोड़ो, धक्का मारो इराक को, और धक्का थोड़ा कम करो, सऊदियों से तेल लेना, थोड़ा यूएई से बढ़ाओ। देखिए आज यूएई से तो तेल बढ़ ही रहा है, तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन थी, अब यूएई से तेल बढ़ाई, मोदी जी ने बढ़ा दिया, आज आपने देखा ही होगा। अब यूएई से तेल बढ़ाइए, आप अमेरिका से तेल लीजिए, आप रशिया से तेल बढ़ाइए, आप छोड़िए सऊदियों को, छोड़िए इनको, इराक को, कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से चाइना का जो 40% तेल वेनेजुएला और ईरान से आता था, अमेरिका से आएगा। सर बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मोटिव है, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल निशाना लगा है। और अगर ये ट्रम्प का निशाना था तो बिल्कुल तीर निशाने पे लगा है, पूरे नंबर मिलते हैं ट्रम्प को। बाकी रात को बात करेंगे डिकोड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लॉट ऑफ परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस हैव हैपेंड, विल गेट इनटू डिटेल्स विद देम। देखिए कल तक ईरान कह रहा था कि भाई ट्रम्प तुम चाइना जा रहे हो, जरा बच के रहना, चाइना हमारा दोस्त है, तुम्हें लगता है तुम चाइना को हमारे खिलाफ यूज करोगे कुछ नहीं होगा। पर जो ट्रम्प ने कहलवाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तुम्हारा नहीं, बम तुम्हारे पास नहीं आएगा, जजिया नहीं लोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करोगे, मतलब जो अमेरिका के कहना था वो सब चाइना ने मनवा दिया, अमेरिका ने चाइना को मनवा दिया। ये कहीं ईरानियों को झटका लगा, हाय अल्लाह ये क्या हो गया। अब फिर ये बोलेंगे ये भी काफिर वो भी काफिर, हाँ काफिर तो सारे ही है, तो तुम्हारे लिए तो सुन्नी भी काफिर है भाई, तुम्हारे लिए तो सुन्नी भी काफिर है ना। तो और भारत बड़ा गुस्से में, क्योंकि मोदी जी ने खूब लताड़ा इनको यूएई की धरती से, यूएई को आगे करते हुए ईरान को लताड़ा। और आप मेरी आज पॉलिसी, मेरी बात सुनिएगा, आज से आपको भारत की विदेश नीति टुवर्ड्स ईरान बदलती नजर आएगी। डेट और टाइम के साथ लिख लीजिएगा, भारत की विदेश नीति टुवर्ड्स ईरान विल चेंज, आप ये देखिएगा, दिस इज व्हाट इज बाउंड टू हैपन। तो ये मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मोदी जी का मैंने आज तेवर देखे, जो उनका गुस्सा देखा बहुत ज्यादा, ईरान ने तेवर बदलने शुरू कर दिए। अभी भी कह रहा है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे तो हमारा ही रहेगा, पर हम ऐसा करते हैं कि हम ओमान के साथ मिलके बात करके इसको चलाते हैं, क्योंकि जो पहले कब्जा करने का इरादा था अब उसमें ओमान का एंगल डाल दिया। ओमान के साथ बात करेंगे, दोनों मिलके चलाएंगे, ओमान की कौन सी है सुनते हैं, ओमान को तो कभी भी ठोक देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा करने की हसरतें इनकी गई नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे आधिपत्य जमाने की इनकी हसरतें गई नहीं। कह रहा जी हम ये करेंगे, अब देखिए क्या होता क्या नहीं होता। बट जो इनका रेटोरिक था थोड़ा टोन डाउन हुआ, प्रपोजल कोई है नहीं। इजराइल ने कह दिया कि हम लड़ाई करने को कभी भी तैयार है, ट्रम्प के आने का वेट कर रहे हैं। इजराइल ने भी कह दिया हमें पता नहीं हम अपने आप को कब तक रोक पाएंगे इजराइल ईरान को ठोकने के लिए। कल ब्रैड कूपर ने कह दिया 90% 80-90% इनका मिसाइल और ड्रोन मेकिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, अब कुछ मिसाइलें बची होगी, ये जीत नहीं पाएंगे। और ये इन्होंने बिल्कुल सही कर दिया, ईरान वाज अ थ्रेट, बट अब उसका बहुत छोटा पार्ट ही रह गया। मतलब अगर इसका पहला थ्रेट परसेप्शन 10 था, अब थ्रेट परसेप्शन 2 है, पर अब भी थ्रेट है, क्योंकि ये सुसाइडल रजीम है और ये कुछ भी कर सकती है। और धीरे धीरे एमबीएस का कहना भाई सब सुन्नी मुल्क एक हो जाओ, हमें ईरान के खिलाफ एक अलायंस बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान काम नहीं आ पा रहा, पाकिस्तान फेल हो चुका, पाकिस्तान की लुटिया डूब चुकी है। तो ये जितनी चीजें आपको होती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है कि भाई रशिया हाथ से गया, बीजिंग हाथ से गया, दो ही तो थे, रशिया और बीजिंग, और कौन पीछे खड़ा था, कोई नहीं, और भारत तो साथ था ही नहीं, और अगेंस्ट हमारा, और यूएई हाथ से गया, यूएई अब काफिरों के खेमे में है। यूएई भारत हो गया, वहां इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, उनके खेमे में यूएई आ गया, हमें मिला क्या। तो आज मैंने देखा अराची के थोड़े स्वर तो ढीले हो गए, क्योंकि चाइना ने अगर हवा पानी टाइट कर दिया इनका, तो इनके पास वाकई खाने के वांदे पड़ जाएंगे। अब भिखारी पाकिस्तान तो खुद खाने को नहीं, उनके पास इनको क्या खिलाएंगे।
पाकिस्तानी आपको कुरान की आयतें सुना सकते, खाना नहीं बेच सकते। मुल्ला मुनीर कहीं किसी की जान का सौदा करा सकता है, पर दैट इज व्हाट ही कैन डू। तो यहाँ ईरान के तेवर बदले। अब ये तेवर कब तक रहेंगे? बिफोर जेजे एक्सप्रेस का भूत इनमें चढ़ जाएगा, बिफोर डीटीएच का भूत इनमें चढ़ जाएगा, दैट इज समथिंग टू बी सीन। आई एम नॉट वेरी श्योर ये तेवर कब तक रहेंगे, पर फिलहाल इनको मैंने आज तेवर बदलते देखा, देखते हैं। आई एम माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे लगता है कुछ ना कुछ ये जरूर करेंगे कि अराची के हाथ में भी कुछ नहीं। पर जो कल अराची के तेवर यहाँ थे कि ईरान जो करेगा, जिसको करना होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये नहीं पड़ता, वो नहीं पड़ता, आज मैंने इसके तेवर बदलते देखे। आई सीन हिम चेंज हिज स्टांस, व्हिच इज वेरी गुड एंड व्हिच इज, मतलब कहते हैं लौट के बिल्ली, लौट के बुद्धू दर को आए। पर इसका मतलब नहीं मुश्तबा और IRGC वालों के तेवर बदले। वो अब भी उतने जहादी थे जितने वो थे, और उन्हें जेजे एक्सप्रेस में सवार होकर DTH की टिकट कटवानी है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मैं आपको बता दूं, डोंट थिंक दे विल चेंज। अगर आपको लगता है वो बदलेंगे, वो बिल्कुल नहीं बदलने वाले साहब, ये जरा आप नोट करिए। अब चलते हैं MP में। MP में सबसे बड़ा समाचार है भोजशाला से माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आया है। जो कमाल मस्जिद बताई गई थी महाराज सरस्वती के, जिस मंदिर को राजा भोज ने बनाया, जो मंदिर था जिसमें माँ सरस्वती के चित्र अंकित हैं, हमारी सनातन सभ्यता की चीजें लिखी थी, उसको जबरदस्ती मस्जिद में कब्जा करके कन्वर्ट किया गया। फिर हुआ जी, फिर ये न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा ठीक है जी, आप फ्राइडे को नमाज पढ़ी, आप इस दिन पूजा करिए, एक दिन अलोकेट किए गए, और ये तब से चीजें चल रही थी। आज माननीय कोर्ट का निर्णय आया है, तथ्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, ये माँ सरस्वती का मंदिर है, और इस माँ सरस्वती के मंदिर को एज माँ सरस्वती का मंदिर रेस्टोर किया जाएगा। जबकि माँ सरस्वती का वो आइडल जो है अभी ब्रिटिश के एक म्यूजियम में पड़ा, कोई यहाँ से तस्करी करके ले गया था। खैर वो तो वापस कर देंगे, वो नहीं तो नया हम आइडल, भव्य आइडल बना देंगे, जैसे हमने अयोध्या जी में बनवाया था। तो ये माँ सरस्वती का जो मंदिर है भोजशाला वापस कर दिया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। पेच ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा। मैंने आपको बताया था, ये लोग हमेशा आताताई सामने आते थे, कहते जी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते, जो जो जब जहां था वहां था। पर आप जानते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक पेच है। पेच ये है कि अगर उस जगह का कैरेक्टर वही था जिस दिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, मान लीजिए आज के दिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, अगर ये मस्जिद है तो ये मस्जिद ही रहेगी, अगर ये मंदिर है तो ये मंदिर ही रहेगा। बट जिस दिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ, एक क्लियर प्रावधान है, वो ये है कि नेचर ऑफ द प्लेस मस्ट नॉट बी चेंज्ड। यानी कि अगर ये मस्जिद है तो क्या ये हमेशा से मस्जिद ही थी, मंदिर तो नहीं था। भाई उस दिन तो ये मस्जिद है, 47 में जो भी उसका डेट है, उस दिन ये मस्जिद है। क्या उससे पहले कहीं मंदिर तो नहीं था? आपने इसको तोड़ मोड़ के मस्जिद बना दिया। तो फिर ये नहीं कि जो हो गया वो हो गया, नहीं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्लियर प्रावधान है, अगर नेचर ऑफ द प्लेस मस्ट नॉट बी चेंज्ड, अगर कभी इसका नेचर बदला है तो इट इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। मान लीजिए अब कोई 500 साल पुराना मंदिर है, तो मंदिर ही है ना, उसका नेचर कभी बदला ही नहीं, शुरू ही हुआ था 500 साल पहले, और आज भी मंदिर था, तब भी मंदिर था। अगर अब कोई मस्जिद है, वो पहले मंदिर थी, और कहते हो जी 47 में जब भी उसका डेट है, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी उसका डेट है, भाई इस दिन ये मस्जिद थी। क्या उससे पहले मंदिर था? क्या जब से ये बनी और तब तक, जब से कटअप डेट है तब तक ये हमेशा मस्जिद ही रही है, कभी मंदिर था? अगर ये कभी मंदिर था और आपने मस्जिद बना दिया तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा। ये मैं कहीं प्रोग्रामों में, कहीं टीवी डिबेटों में चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं। आज माननीय कोर्ट के डिसीजन के बाद ये चीज बिल्कुल साबित हो जाती है। देखिए, कोर्ट ने, जो हाईकोर्ट है, माननीय हाईकोर्ट, उसने तथ्यों के आधार पर, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं, उसे तथ्यों की, भाई मां सरस्वती की है, अपने धार्मिक जो उपदेश इत्यादि लिखे हैं वो लिखे हैं, उसके आधार पे उन्होंने ये चीज दी। तो एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया है। हाँ, अगर कोई मस्जिद है, अब उसको तो मंदिर नहीं बना सकते, या कोई मंदिर है उसको मस्जिद नहीं बना सकते, बशर्ते शुरू से ही वो मंदिर हो और बशर्ते शुरू से ही वो मस्जिद रही हो।
तो ये जो फिग लीफ यूज किया जाता था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम में, नहीं नहीं नहीं, नहीं बात नहीं होगी, बात नहीं होगी, नहीं बात होगी। अब माननीय कोर्ट का ये राम जन्मभूमि वाज नॉट एक्सेप्शन। माननीय कोर्ट का इवन अगर आप श्रृंगार गौरी वाला भी केस देखिए, आप ये जो हमारा केस है यहाँ का काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी का, भाई मस्जिद तो ज्ञानवापी वैसे नहीं होती, तो अगर आप ज्ञानवापी मस्जिद का भी केस देखे तो वहां भी तो माननीय कोर्ट ने कहा ना आप एक्सक्यूवेशन करिए, आप देखिए क्या है क्या नहीं है। यहाँ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मदद ली गई, उनसे राय ली गई, भाई वीडियोग्राफी कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, आपको दिख जाएगा मंदिर है। अब ये जो आतताई थे, ये जो इन्वेडर्स थे, ये क्या करते हैं, मंदिरों को तोड़ते नहीं थे, उसी पे मस्जिद कन्वर्ट करते थे, ताकि एक इस्लाम का, एक मुसलमानों का वर्चस्व देखा रहे। और माँ सरस्वती तो मैं आपको क्या बताऊं, जहां सरस्वती नहीं है वहां लक्ष्मी टिक नहीं सकती। अगर आपके पास सरस्वती नहीं, लक्ष्मी माता आएगी जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं, ये गारंटी लिखवा लो मुझसे। जहां सरस्वती का अपमान है वहां किसी का सम्मान नहीं। और ये सरस्वती मंदिर था, और आज माननीय कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, हम सनातनियों को हमारा मंदिर वापस दिया गया है। और ये सारे मंदिर, ये सारे जगहें जिनका नेचर बदला गया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई मतलब नहीं, करीब 4-1 हजार जगहें ऐसी बताई जाती है जिनका आकार और वकार बदला गया है राजनीतिक कारणों के कारण। तो उन सब जगहों पे अब कार्रवाई होगी। अब एक प्रेसिडेंस भी आ गया राम मंदिर का, कहते नहीं जी वो तो टाइटल पे डिसाइड हुआ था कि बेसिकली जमीन किसकी, अब नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं। श्रृंगार गौरी में भी एक थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी थी, डिसीजन नहीं आया अभी, पर जो ये वाला एक्ट है यहां तो अब डिसीजन आ गया, एमपी में डिसीजन आ चुका है, गौशाला में अब डिसीजन आ चुका। अब इसमें कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है। तो क्या अब वो 4,000 मंदिर जो फंसे पड़े उनको हम लिबरेट कराएंगे? क्या 4,000 जगहों पे जहां हमारा हक मारा पड़ा उसको हम लिबरेट कराएंगे? बिल्कुल लिबरेट कराएंगे, कराना चाहिए, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ऐसे हिंदुस्तान नहीं चले। बाकी जो मस्जिद शुरू से थी वो मस्जिद थी, जो शुरू से मस्जिद है पूरी मस्जिद है, हमें कानून का पूरा आदर सम्मान है। पर अभी तो हमने मंदिर दिखाया, थी ये मस्जिद, हमने दिखाई मस्जिद, था ये मंदिर, ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये जो दोहरे मापदंड है ना, जो आतताइयों को लगा जो कर दिया, हुआ तो हुआ वाला सिस्टम नहीं चलेगा। हुआ तो हुआ वाला सिस्टम अब माननीय नहीं है। ये जरा क्लियर हो गई, गौशाला वाले डिसीजन से ये क्लियर हो गई है। मैं मानता हूं उसके बाद एक सुनामी आने वाली है। मैं मानता हूं, मैं यहां धन्यवाद देता हूं हमारे मित्र, मेरे मित्र विष्णु शंकर जैन जी का, उनके और उनके पिताजी का, जैन साहब का, बड़े जैन साहब का, ऐसा अथक परिश्रम किया, ऐसी मेहनत की उन्होंने। थैंक विष्णु भाई और अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कई सारे योद्धा हैं जो इस काम में लगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कई सारे लोकल लेवल की संस्थाएं, कहीं देश विदेश की संस्थाएं। हाँ, माननीय कोर्ट ने मुसलमान भाइयों को बोला कि भाई आप सरकार से निवेदन करो, आपको मस्जिद की जगह कहीं और मिल जाए, हमें आपत्ति नहीं, दे दीजिए जमीन, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए कहीं और जमीन दे दीजिए, मस्जिद बनवाइए, जरूर बनवाइए भाई साहब, पर ये मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनेगी ना, मंदिर पे कब्जा होकर मस्जिद नहीं बनेगी ना, ये चीज माननी नहीं है साहब, ये चीज माननी नहीं है, बिल्कुल सिद्ध हो गई आज। तो ये गौशाला वाला जो फैसला है, बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय न्याय प्रणाली का, माननीय हाईकोर्ट का। हम लोग कभी बार उत्तेजित हो जाते, पर देखिए देर आए पर दुरुस्त आए, पर आगे का रास्ता खोल दिया माननीय कोर्ट ने, आगे के सारे रास्ते खोल दिए। हर्ष और उल्लास तो उसका है मेरे भाई। अब चलते जरा आगे, बंगाल। बंगाल की बात हो, और बंगाल में दो ही लोग हैं, एक तो हमारे शुभेंदु दादा है और एक है ममता दीदी, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कल कोर्ट वकील बन के गई थी। अब मैं कल जयपुर डायलॉग पे था, तो मैंने संजय जी को बोला, मैंने कहा सर वो तो राजा बाबू की तरह कभी वकील बनती है, कभी डॉक्टर बनेगी, कभी जज बनेगी। मैंने कहा जब आदमी की फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा हो जाती तब उन्हें अपनी चीजों पे कंट्रोल नहीं रहता। पर आज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी कि भाई कोई एक पिछला जजमेंट है, अगर मोटा मोटा जजमेंट में ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के, मान लीजिए मैं एलएलबी हूँ, मैं एक चीफ मिनिस्टर बनता हूँ, तो मैं एलएलबी बार की मेंबरशिप लेता हूँ, फिर मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूँ। जैसे मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूँ तो मुझे अपनी बार की मेंबरशिप सरेंडर करनी पड़ेगी, तो मैं वकील बन के कहीं नहीं जा सकता। हाँ, कल को चीफ मिनिस्टर नहीं रहूंगा, फिर बार को अप्लाई करूंगा, बार मुझे फिर लाइसेंस देगा, फिर मैं वकालत कर सकता हूं। तो टेक्निकली जो कल ममता बनर्जी काला कोट पहन के गई थी वकालत करने, वो तो इलीगल है भाई, एज पर रूल ऑफ द लैंड वो वकालत कर ही नहीं सकती भाई। जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर बनी थी ऑटोमेटिकली उनकी जो बार का लाइसेंस था वो कैंसिल हो गया।
हाँ, अब वो जाके बार में अप्लाई करे, बार उन्हें लाइसेंस दे, फिर वो वकालत करे, वो अलग बात है। पर कल जो भी उन्होंने कहा इलीगल था, पर ठीक है, अगर ये तो ममता बनर्जी को भी पता होगा। पर ये ममता बनर्जी क्या करने क्या गई थी भाई साहब? फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, निराशा है। क्यों? क्या नहीं भाई, यहाँ बुलडोजर आज चल गया, यहाँ योगी मॉडल आ गया। अब एक बात बताओ यार, किसी ने अवेयर जमीन पे मकान बना रखा, दुकान बना रखी, शॉपिंग सेंटर बना रखा, अगर सरकारी जमीन को छुड़वाने के लिए बुलडोजर चलेगा तो क्या बुरा है? ये बुलडोजर चलना तो बहुत अच्छी बात है, अवैध निर्माण हटाए तो क्या बुरा है? अगर बुलडोजर चलता है तो ममता दीदी को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर फेंस लगता है तो ममता दीदी को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर ये सुपारी किलर पकड़े जा रहे तो ममता दीदी को तकलीफ क्यों हो रही हो? टीचर घोटाला पकड़ा जा रहा तो ममता दीदी को तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए बेसिकली क्या था, एक टीएमसी ने एक इकोसिस्टम बनाया था। एक अवैध जमीन ली, इस पे रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए वहां के लोकल मुस्लिम्स के साथ। मतलब 100 अगर मुसलमान के 20 बार बीच में बांग्लादेशी रोहिंग्या के सेट कर दिया, सारा सेटअप सिस्टम बैठ गया। जब इस अवैध जमीन पे कब्जा हुआ तो यहाँ एक अवैध मस्जिद भी बन गई, फिर एक अवैध कसाई खाना भी बन गया, फिर एक अवैध वर्कशॉप भी बन गई, फिर एक अवैध उल्टे सीधे काम जितने भी, वो सब एक इकोसिस्टम बना। फिर एक पंचर वाला बैठ गया। भाई पंचर तो आप जानते हैं ना, बहुत पुराना बिजनेस है। पंचर वाला बैठ गया, फिर एक मैकेनिक बैठ गया, फिर एक टिक्का बोटी वाला बैठ गया, फिर धीरे 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 करते 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 पूरा इकोसिस्टम बैठता था। फिर इस इकोसिस्टम में से क्या होता था कि टीएमसी का पूरा संरक्षण है, तो वोट किसको दोगे? टीएमसी को दोगे, संरक्षण उनका है। जमीन किसने दिलाई? टीएमसी ने दिलाई। आधार कार्ड किसने दिलाया? टीएमसी ने दिलाया। वोटर कार्ड कौन दिलाएगा? ममता दीदी दिलाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता था। आप देखिए असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 5,000 3,000 8,000 वोटों में इधर उधर जाती है। अब आपने एक जगह 1,000 2,000 लोग अपने सेट कर दिए कॉन्स्टिट्यूंसी में, जमीन ढूंढी, खट 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 खट, जो वो बच्चे गेम खेलते हो, कौन सी गेम है, माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट की तरह आपने जमीन ढूंढी और आपने पूरा अपना इकोसिस्टम सेट कर दिया। ये इकोसिस्टम एक या दो परिवारों का नहीं, इसमें धीरे धीरे 1,000 1,500 2,000 लोग सेट होता है, कई बार उससे ज्यादा होता है। फिर आसपास के लोगों में गुंडई, आसपास के क्षेत्रों में बदमाशी, हिंदू महिलाओं का प्रताड़न, हिंदुओं का शोषण और दादागिरी। और ये जो 2,000 वोटों का आपने इंजेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला, ये 4-5 इंजेक्शन डाल दीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी, और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आंख बंद करनी है और खाली प्लॉट ढूंढना है और सरकारी जमीन का अधिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट होने देना है, और उसके साथ ही पूरा इकोसिस्टम बनेगा। और फिर जब ये इकोसिस्टम बनेगा तो यहाँ एक दिन मशाटियां भी पाई जाती है, फिर यहीं बम भी मिलते हैं, फिर यहीं बेसमेंट में मियाँ जी कह रहे क्या कर रहे हो, कह रहा काम कर रहा हूँ, कह रहा क्या काम, मैंने वो सोशल मीडिया पे वीडियो, कह रहा क्या काम कर रहा हूँ, कह रहा कट्टा बना रहा हूँ, तमंचा बना रहा हूँ साहब। तो तमंचों की फैक्ट्रियां लगेगी, बम बनाने की फैक्ट्रियां लगेगी, मशाटियां नहीं होती वो मिल जाएगी। फिर वो टीएमसी के दफ्तर में आपको पता पीछे कितनी मशाटियां मिली थी। अभी भी आया कि शुभेंदु दादा ने कोई कलकत्ता का फॉर्मर टॉप कॉप्स या किसी को बहुत बड़े को सस्पेंड किया, मैं देख नहीं पाया, शो शुरू हो गया था, अभी एक अपडेट आया। तो ये सारा पूरा इकोसिस्टम बनता। तो इससे क्या मिलता था? एक तो इससे इनकम आएगी, हफ्ता भाई इनकम तो देनी पड़ेगी ना कुछ, और वोट और कंसंट्रेशन ऑफ वोट। अब मेरे पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ मुझे दिक्कत है, यहाँ मैंने ऐसे 2-3 अधिक्रमण करा लिए छोटे बड़े, 5 से 10,000 वोट मेरा सेट हो गया। मेरा 5 से 10,000 वोट सेट हो गया, वो वोट मुझे ही मिलना, मेरा ही वोट है भाई, मैंने ही सुना, मेरे दम पे ही बैठे हो। और राजनीति में दो ही तो चीज चाहिए आपको, राजनीतिक संरक्षण और वोट। और राजनीतिक संरक्षण और वोट है, पैसे की व्यवस्था आपको पावर करके ही दे देता है। तो अब जहां जो बुलडोजर चल रहे हैं, ये 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन की बात नहीं है, ये वो जो मैंने इंजेक्शन मारा था कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने लोगों का इंजेक्शन किया था, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी की डेमोग्राफी ऑल्टर करके अपने लोगों को बिठाया था, ये कंसेंट्रेटेड पॉकेट है। समझिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक मान लीजिए लीगल कॉलोनी है, वहां 1,000 गज के, 500 गज के, 200 गज के प्लॉट है। तो कंसेंट्रेशन क्या है? 200 गज में 4 लोग रहते हैं, 1,000 गज में भी तो 8 लोग रहते हैं, तो एवरेज 100 गज में 60-70 गज में एक व्यक्ति रहेगा मोटा मोटा। पर यहां अगर ये 4 एकड़ का प्लॉट है, इसमें कुछ 1,000 लोग रहेंगे, तो यहां कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और वोटिंग के गेम में, कॉन्स्टिट्यूएंसियों के खेल में, कंसेंट्रेशन ऑफ वोट इज मोर इंपॉर्टेंट। कितना वोट है वो इंपॉर्टेंट नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ वोट इज मोर इंपॉर्टेंट।
तो जो कंसंट्रेशन के लिए मैंने अपने पॉकेट्स बनाए थे, जो मैंने अपने छोटे छोटे इकोसिस्टम बनाए थे, अगर अब बुलडोजर चलेगा तो वो इकोसिस्टम उड़ेगा, वो इकोसिस्टम उड़ेगा तो आपका पैसा आना बंद, आपका इकोसिस्टम खत्म, और आने वाले टाइम में आप जीतोगे नहीं, आपके जीतने के चांस खत्म। और जो लोग हैं वो देखेंगे ताकत किसके पास है, शुभेंदु अधिकारी, चलती किसकी है, अमित शाह, दबंग कौन है, बाबा योगी आदित्यनाथ, राइट। यहां कौन दबंग है, हेमंत दादा कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे। यहां कौन दबंग है हमारे, यहां तो हमारे दबंग है ये बिहार वाले हमारे सीएम, ठीक है जी, चौधरी साहब। तो ये जो पूरे क्षेत्र पे भाजपा और उसके इकोसिस्टम का कब्जा हो गया, इससे इनको डर लगता है। कहना अगर बुलडोजर चल गया, अलीम सलीम और करीम का घर ही नहीं टूटेगा, पूरा इकोसिस्टम टूटेगा टीएमसी का, पूरा इकोसिस्टम खराब होगा टीएमसी का। इसीलिए ममता बनर्जी थोड़ा आज व्याकुल हो गई है, थोड़ा खिसक गई है, और वो बिल्कुल बिना आव ताव देखे कभी जज बन जाती है, कभी वकील बन जाती है, कहती है बुलडोजर मत चला। बुलडोजर चलाने से आपको तकलीफ क्या, अगर भाई किसी ने इलीगल जमीन पे कब्जा किया, हटा दो उसको, क्या बोल रहा, हम थोड़ी कह रहे हिंदू मुसलमान, हमें तो ये भी नहीं पता कौन है, हमें तो ये भी नहीं पता हिंदू है मुसलमान, हम तो कह रहे हटा दो। ममता दीदी को क्यों तकलीफ हो रही, फेंस लगाओ तो दीदी को तकलीफ, गौ तस्करी रोको तो दीदी को तकलीफ, और बुलडोजर चलाओ तो दीदी को तकलीफ। दीदी आपको तकलीफ क्यों हो रही है, देखिए बुलडोजर जमीन पे नहीं चल रहा, बुलडोजर आपके इकोसिस्टम पे चल रहा, बुलडोजर आपके उस पॉकेट पे चल रहा जो आपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिल्कुल इंजीनियरिंग ड्राइंग बना के यहाँ आपने इंसर्ट किया था, वो आपकी अर्थ, वो आपका पूरा सिस्टम ध्वस्त हो रहा है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, इसीलिए आप व्याकुल हो रही दीदी। हमें आपकी व्याकुलता से बड़ी सहानुभूति है, पर आपको बता दें अब टीएमसी का खेलो समाप्त, टीएमसी का खेलो समाप्त। अब तो ये अभिषेक भैया को देखिए कब तक ईडी वीडी वाले, काफी लफड़े सुनने में आया, क्या आएगा, और भी ये रथ वाले जो किलर है ये भी बोलेंगे, अभी तो बहुत लफड़े होने हैं बंगाल में। और जो शुभेंदु दा की एक्शन है जबरदस्त है, और अच्छी बात मुझे इनकी एक लगती है, बोलता बोलूंगा कम करूंगा ज्यादा, बोलते कम है करते ज्यादा, जबरदस्त एक्शन कर रहे हैं, सब फटाफट कर रहे हैं। और आज ये जो तिलिस्म था बंगाल का, इस बंगाल के तिलिस्म को तोड़ा है, और लोकल लोग जिनसे भी मेरी बात होती इतने खुश है, आप में से भी काफी लोग देख रहे होंगे, बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है। पहली बार आजादी के बाद आज आजादी की हवा बंगाल में भी चली, टैगोर की भूमि पे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि पे अब हवा चली है आजादी की, अब तक नहीं चली, अब तक तो गैस चैम्बर था, अब सारा हवाएं चल रही है, और हवाएं कुछ कह रही है। और दीदी की व्याकुलता मैं इसीलिए देख रहा हूं क्योंकि इनका पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त हो रहा है, और इस इकोसिस्टम अगर ध्वस्त हो गया फिर कभी नहीं बनेगा, और न ही अभिषेक बनर्जी कभी बंगाल के मुख्यमंत्री बनेगी, जो दीदी की हार्दिक इच्छा थी। पर प्रभु हर इच्छा इस धरातल पे पूरी नहीं होती, और आपको भी अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। और अभिषेक बाबू को बोलिए जरा देखे दाएं बाएं क्या हो रहा है, आपके ही अपने लोग मुखबिर ना बन जाए। मैंने सुना है कि लोग जब अमित भाई के पास पहुंच जाते खुद मुंह खोलने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, ऑफ कोर्स। और भाई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, अमित भाई कॉम्प्रोमाइज तो करेंगे, भाई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, अमित भाई और मोदी जी कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, जरा आप उस चीज का अध्ययन करें, ध्यान करें। हम तो बाकी आपके शुभ चिंतक हैं, हम तो आपका बहुत ध्यान रखते हैं, और हम आप पे पूरी नजर भी रखते हैं। और जब भी आपके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाती है, जो हम कहते हैं बुलडोजर बड़ी अप्रिय घटना है, उसको क्यों अप्रिय है उसको समझाने का लोगों को प्रयास भी करते हैं टीवी और यूट्यूब के माध्यम से। ये हमारा राष्ट्रहित में, राष्ट्र निर्माण में एक गिलहरी योगदान समझिए, वही है, पर गिलहरी योगदान भी योगदान होता। प्रभु श्री राम ने भी उसकी इज्जत रखी थी, आपकी और हमारी बात ही क्या। तो मित्रों, ये था हमारा आज का संस्करण भारत विचार में। तो जरा इनर सर्कल की बात करें भाई, अंदर की बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अंदर की बात। हमारा ये 31 मई को इवेंट है सर, और इट इज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, नो यूट्यूब, नो वीडियो, नो रिकॉर्डिंग। अंदर की बात ही मान लीजिए, इनर सर्कल ऑनलाइन है 31 मई को, और आप ये QR कोड स्कैन करके आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप दुनिया में कहीं भी हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट आई सजेस्ट, यू काइंडली ज्वाइन and come to the event
and there are a lot of things which we can't talk on the public and social media, but definitely on this we should be able to talk and discuss. Intentionally इसको छोटा रखा है ताकि डिस्कशन डिलिबरेशन खुल के हो. धन्यवाद. क्यूआर कोड स्कैन कीजिए अभी. थैंक यू. तो चलिए, अगर आप चैनल का मेंबरशिप लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस को प्राथमिकता मिलती है. बाकी लाइक का बटन तो अभी बनता ही बनता है. लाइक तो आपने करा ही होगा, नहीं तो कर दीजिए. लाइक बहुत जरूरी है सर. लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत जरूरी है. हमारे तीनों चैनल्स को जरा फॉलो कीजिए. भारत विचार का इतिहास क्या आप जानते ही हैं. तो इसके आगे चले. जरा देखिए, सुमित पीर कलेक्शन और सुमित पीर एडवाइजरी के बारे में आप जानते ही हैं, पर मैं छोटा वाला आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ सुमित पीर कलेक्शन, सुमित पीर एडवाइजरी का, सो दैट आपको वेबसाइट के बारे में रिकमेंड कर रहा हूँ. नए नए प्रोडक्ट्स आए सुमित पीर कलेक्शन में, जरूर देखिएगा. टीम कैन छोटा वाला वीडियो प्लीज. So www.sumitpir.com, www.sumitpircollections.com. तो ये जरूर आपने आना है. और Sumit Peer Collections is live business personal professional. Sumit Peer advisory is live business personal professional. Sumit Peer Collections is अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और उसमें कुछ सर्विसेज भी इंक्लूडेड है. आप आइएगा, जरूर देखिएगा. तो मित्रों, आप चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर. तो आपने प्रश्न तैयार रखे. कुछ प्रश्न जरूर लूंगा. रात को 11 बजे मिलूंगा आपको डिकोड पे. देने ऑल द टाइम थोड़े प्रश्न भी जरूर लेते हैं. टीम प्लीज हेल्प. गणेश कृपा, निधि कल्याणी बहन, कैसे आप? जय सियाराम सर. जय श्री राम. हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल. ये तो बहुत खुशी की बात है. माँ सरस्वती का मान रहा है. माँ सरस्वती की असीम कृपा है. अगर सरस्वती की कृपा नहीं है, कितनी भी लक्ष्मी कृपा आप पे टिकेगी नहीं. विजय जी, हर हर महादेव. नहीं, वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. फुजेरा से डायरेक्ट शिपिंग पाइपलाइंस. शिपिंग पाइपलाइंस कैन बी आल्सो अटैक्ड, बट द थिंग्स बिकम मच मोर स्टेबल. यू आर राइट. हाँ बिल्कुल. ये तो बिकॉज आईमैक इज द आंसर टू दिस. इसका आंसर ही आईमैक है. बाय द टाइम यू बिल्ड द शिपिंग पाइपलाइंस, जो मोदी जी ने लास्ट ईयर G20 में अनाउंस किया था, दैट इज द आंसर टू दिस ऑल मैडनेस. नेक्स्ट. पश्चिम का पतन तय है. अब कम्युनिस्ट पार्टी की दुनिया चलाएगी ट्रंप, इसलिए तुम अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए मेरे साथ ऐलान करके मेरे पैरों में नोट कर बचा रहे हो. अरे बहुत बढ़िया. देखिए क्या होता है. नेक्स्ट. सालों के बाद पलायन की तरफ और बुलडोजर एक जोर तरीका सारा गंदी मिट्टी में. बिल्कुल, बुलडोजर बहुत जरूरी है. बुलडोजर बहुत जरूरी है. इकोसिस्टम ध्वस्त होता है सर. ये सलीम अलीम की घर नहीं टूटता, इकोसिस्टम टूटता. ये जो कंसेंट्रेटेड पॉकेट बना है ना, जो वोटों का बूस्टर है, ये बूस्टर है, ये बूस्टर डोज है वोट का, ये टूटता है. समझिए तकलीफ क्यों है. नेक्स्ट. जय श्री कृष्ण संपत जी. पर बुलडोजर चली है बंगाल में. हाँ, ममता दीदी व्याकुल हो रही है. 1 square feet land registration in Bengal have to be fully invested or through published. बिल्कुल. ये तो देखिए, अभी बहुत एक्टिविटी शुभेंदु दा ने प्लान करके, lot of things are going to happen, but this is, we're just scratching the surface. We're not even at the tip of the iceberg. Lot of things are going to come. Just give him time. He's the man on the job, and I'm happy for that. Sir, China is planning to do something with Bharat every time the person is discussion. नहीं, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा भाई. अभी इनकी अपनी काफी वाट लगी है. So they won't have time and leisure to mess around with Bharat. Next. और हम बहुत मजबूत हाथों में. मोदी है ना, टेंशन मत लीजिए.
तो भाइयों बहनों, अभी के लिए इतना ही। 11 बजे आपसे मिलूंगा डिकोड पे, तब तक के लिए आगा चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।